हाँ, तो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कर्चॉफ्स लॉ। इसका बेसिक आइडिया तुम लोगों को कैपेसिटर वाले से होगा। और एक बार हम लोग फिर से इसको स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में कैसे इसको यूज करना है। तो सिंपल सी कहानी है कि इसका दो लॉ होता है। एक आपका होता है, जैसे हमने वहां सीखा था फॉर चार्ज, तो एक लॉ यहाँ पे आएगा करंट के लिए, जहाँ पे वहाँ चार्ज था यहाँ पे करंट आ जाएगा। और सेकेंड लॉ जो आपका वोल्टेज के लिए आएगा। मैंने यहाँ पे कुछ कहानी लिख के रखा है कि Kirchhoffs has given two laws for electrical circuit known as Kirchhoffs first law, या जिसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ, या जिसको हम बोलते हैं करंट लॉ। पहले लॉ को हम क्या बोलते हैं? Kirchhoffs फर्स्ट लॉ, या उसी का नाम है जंक्शन लॉ, या उसी का नाम है करंट लॉ। तो मैं शॉर्ट में उसको केसीएल बोलूंगा। केसीएल मतलब कर्चफ्स का करंट लॉ, तो उसको मैं शॉर्ट में केसीएल बोलूंगा। एंड कर्चफ्स सेकेंड लॉ, या उसको हम बोलते हैं लूप लॉ, या उसको हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ, तो उसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा केवीएल। तो केसीएल का मतलब हुआ फर्स्ट लॉ, जहां पे आपका करंट का रूल आएगा। और केवीएल मतलब कि वोल्टेज लॉ, जो उसका सेकंड लॉ था, वहां पे वोल्टेज का रूल आएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है कर्चफ्स फर्स्ट लॉ, जो कि आपका करंट के बारे में है, केसीएल। देखो तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन या फिर नोड इज जीरो। नोड क्या होता है कि जहां पे आपके किसी सर्किट के दो से ज्यादा ब्रांच मीट करते हैं, एटलीस्ट तीन ब्रांच जहां पे मीट करते हैं। जैसे देखो मान लो कुछ ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं कि ये मेरा ये नोड ए है, तो ये आपका नोड हुआ, इसको हम लोग जंक्शन भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन या फिर नोड इज जीरो। दैट इज, मैंने उसको लिखा है कि समेशन ऑफ अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। या इसको आप और भी सिंपल फॉर्म में आप इसको बोल सकते हो कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सम ऑफ करेंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करेंट लीविंग द जंक्शन। मैंने यहाँ पे आपको बोला कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। या उसको आप डिफरेंट सिंपल और वर्ड्स में बोल सकते हो कि किसी भी नोड पे या किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जा रहा होगा। तो जो करंट आता है, तो आपने अगर उसको लिया है पॉजिटिव में, तो जो करंट जा रहा है आपको उसको लेना होगा नेगेटिव में। फिर सबका समेसन जीरो हो जाएगा। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एक नोड ए लिया है, और यहाँ हमको दिख रहा है कि I1 I2 और I3 इस जंक्शन ए पे इनकमिंग करंट है, और I4 जो है वो आपका यहाँ से जा रहा है, वो आउटगोइंग करंट है। तो अकॉर्डिंग टू कर्चफ्स लॉ अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स, तो आपने अगर आने वाले को लिया है पॉजिटिव में, तो मैंने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3, तो जो जा रहा है आपको उसको लेना होगा माइनस में। तो यहाँ को जगह I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो। सबका अलजेब्रिक समेशन हो गया है जीरो। या आप चाहो तो इसको लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। देखो यहाँ से जो अपना हमने जो सेकेंड इसका फॉर्म लिखा था ये वाला, वो भी हम यहाँ पे हमने शो कर दिया कि जितना करंट आ रहा था I1 I2 और I3 नोड ए पे आ रहा था, और I4 यहाँ से जा रहा था, तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वहां से जाना चाहिए। तो जब भी तुम लोग सर्किट सॉल्व करना, तो कोशिश करना कि ये मेरा वहां पे वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका आंसर में ये वैलिड नहीं हो रहा है, तो समझना कि तुम्हारा आंसर कहीं में कहीं कुछ गलती हो गया। तो किसी भी नोड पे आप कोई भी नोड उठा लो सर्किट में, जितना करंट आएगा उतना करंट पक्का वहां से जा रहा होगा। ठीक है। तो ये हमने इसके फर्स्ट लॉ के बारे में, या जिसको हम करंट लॉ बोलते हैं, उसके बारे में हमने कुछ सीखा। अब ये जो तुम्हारा कर्चफ्स का फर्स्ट लॉ होता है, वो होता है सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बोर्ड्स वाले तुम्हारे क्वेश्चन में आता है कि ऑन विच लॉ कर्चफ्स करंट लॉ इज बेस्ड, तो लिखना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आपका फर्स्ट लॉ बेस है कि किसी भी जंक्शन पे जितना कर चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज जा रहा होगा, वहां पे कोई भी चार्ज आपका डिपॉजिट नहीं होने वाला है। तो इसलिए जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट वहां से जाएगा। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। अब इस ये जो हमने केसीएल सीखा या जंक्शन लॉ सीखा, इस पे कुछ देखते हैं बेसिक एग्जांपल्स, जहाँ से ये लॉ हम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सर्किट लिया है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आई। ये देखिए आपको इस वैल्यू ऑफ आई फाइंड करना है, और हमको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। जैसे इस नोड पे करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, इस नोड पे आ रहा है करंट 15 एम्पियर का। फिर इस नोड पे हमको करंट दो तरफ से आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है, लेकिन कितना आ रहा है और कितना जा रहा है हमको पता नहीं है। तो सिंपल सी कहानी है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक बेसिक केसीएल का रूल यूज करना होगा कि किसी भी जंक्शन पे किसी भी नोड पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो चलो मैंने इसको नोड ए मान लिया और इसको मैंने नोड बी मान लिया, और हमने मान लिया, बस अपने मन से हमने माना है
कि ये जो आपका करंट आ रहा था इस तरफ से इस नोड ए पे, इसको आप मान लो x। बस मैंने ऐसा माना है क्योंकि हमको और ये पता नहीं कितना आ रहा है, तो अगर मेरे को एक करंट आई के लिए सॉल्व करना है तो मेरे को एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, तो मैंने x मान लिया कि यहाँ पे नोड ए पे x आ रहा था इस राइट साइड से। अब देखो तो इस नोड ए पे करंट आ रहा है 5 एंड x, करंट आ रहा है 5 एंड x, तो जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट यहाँ से जाना चाहिए फ्रॉम केसीएल। तो यहाँ से जा रहा है कितना, यहाँ से जा भी रहा होगा 5 प्लस एक्स। अब इस नोड बी पे यहाँ से आ रहा था 15 एम्पियर और यहाँ से आ रहा है 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे जो टोटल करंट आ रहा है वो आ रहा है आपका 15 प्लस 5 प्लस एक्स, आ रहा है 20 प्लस एक्स। तो फ्रॉम केसीएल जितना आ रहा होगा उतना ही यहाँ से जा भी रहा होगा, तब ये करंट आपका हो जाएगा 20 प्लस एक्स। सिंपल सी कहानी है, 20 प्लस एक्स। अब देखो, ठीक है ना ये? हाँ ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से ये तुम्हारा 20 प्लस एक्स आया, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ये छोड़ दी, इसका वैल्यू भी हमको 3 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमको 3 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वही हमको लगा कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। देखो तो अब इसको मान लो तुम जंक्शन सी, तो इस पे करंट आ रहा है 20 प्लस एक्स एंड 3, मतलब यहाँ पे आ रहा है 23 प्लस एक्स, तो यहाँ से जा भी रहा होगा 23 प्लस एक्स, पक्का। अब देखो तो ये जो इसको तुम मान लो नोड डी, तो इस नोड डी पे आ रहा है 23 प्लस एक्स और जा रहा है कितना, x प्लस आई, तो जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए, तो 23 प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस आई, यहाँ से x कैंसल आउट, तो करेंट आई तुम्हारा आ जाएगा 23 एम्पियर। तो वहां से जो आई का वैल्यू आएगा वो आएगा 23 एम्पियर। तो मैंने बेसिक केसीएल लॉ यूज करके सॉल्व कर लिया, बोलो ठीक है ये? ओके चलो, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और लिया है प्रैक्टिस के लिए, सिंपल सा, तुमको केसीएल ही यूज करना है। तुमको ये देखो तो यहाँ पे i1 है, i2 है, i3 है, i4 है, इन सब का वैल्यू तुमको फाइंड करना है, i1 i2। तो यहाँ पे हम लोग केसीएल ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात किया नोड ए का, तो नोड ए पे देखो तो इधर से आ रहा है 15 एम्पियर और यहाँ से जा रहा है 8 एम्पियर, तो जितना आ रहा होगा उतना ही जा रहा था, मतलब इधर पक्का गया होगा 7 एम्पियर। तो यहाँ से हमको मिल गया वैल्यू ऑफ i2 इज 7 एम्पियर, और कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए टू बी। आपको करंट का डायरेक्शन भी मेंशन करना होता है, तो I2 का वैल्यू हो गया 7 एम्पियर ए से बी। अब आ जाओ तुम इस नोड बी पे, तो नोड बी पे 7 एम्पियर आ रहा था और 3 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ से जाएगा कितना, जितना आ रहा था उतना जाएगा, तो यहाँ से I3 हो जाएगा 10 एम्पियर बी टू सी। अब ये I3 हो गया 10 एम्पियर बी टू सी। अब देखो तो इस नोड सी पे, अब इस नोड सी पे मेरे पास I3 10 एम्पियर आ रहा था, तो जितना आ रहा था उतना ही आपका जा रहा होगा, जितना आपका आ रहा है उतना ही जा रहा होगा। तो यहाँ पे अननोन मेरे पास i1 भी है और अननोन मेरे पास i4 भी है, तो यहाँ से तो अभी सॉल्व नहीं होगा, तो और हम लोग चेक करते हैं इसे नोड डी पे। तो इस नोड डी पे देखो तो इधर से 8 एम्पियर आ रहा था और यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है, मतलब पक्का यहाँ से 3 एम्पियर इस तरफ आया होगा, तो हमको यहाँ से i4 मिल गया है, i4 मिल गया है 3 एम्पियर। अब यहाँ से 3 एम्पियर आया और यहाँ से 10 एम्पियर आया, मतलब पक्का इस तरफ जा रहा होगा। अब यहाँ से करेंट जा रहा होगा फ्रॉम नोड सी से अवे, और कितना जाएगा वो 10 प्लस 3 13 एम्पियर। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ जो तुम्हारा i1 है वो हो जाएगा 13 एम्पियर, पक्का ना, और वो नोड सी से दूर जा रहा होगा, ठीक है, बोलो। ओके तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था तुम्हारा केसीएल पे, और इससे थोड़ा सा हम लोग और बढ़ते हैं आगे। तो मैंने देखो यहाँ पे एक तुमको सर्किट दिख रहा होगा, इस सर्किट में मेरे 3 ठो रेसिस्टर्स हैं, और हमको इस पॉइंट ए का पॉइंट बी का वोल्टेज दिया है। पॉइंट ए का वोल्टेज है 20 वोल्ट, इस पॉइंट बी का वोल्टेज है 5 वोल्ट, और इसको आप मान लो ऐसा पॉइंट में बोल रहा हूँ, पॉइंट मतलब तो उसको जंक्शन या कुछ ऐसा बोलना, ठीक है। अब देखो तो ये इस इसको मान लो तुम सी, उस पॉइंट सी को मैंने अर्थ कर दिया है, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 0। ओके, आप मुझसे पूछा है कि फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, तुमको हर रेसिस्टर्स में करंट बताना है। अब देखो हमने अभी तक क्या सीखा है भाई, हमने अभी तक सीखा है केसीएल, और हमको एक ओम्स लॉ पता है कि अगर मेरे को इन तीनों रेसिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो आई इक्वल टू वी बाई आर हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन हमको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, हमको बस इसका एक एंड का पोटेंशियल पता है। ओके, अब मान लो कि मैं इस पॉइंट का, मान लो इस पॉइंट का मैंने नाम दिया डी, इस पॉइंट डी का मैंने
नोड डी का मैंने अगर मान लिया कि लेट इस नोड डी का पोटेंशियल आपका x वोल्ट है। अब हमको अगर उस x का वैल्यू अगर मिल गया तो हम तीनों रेसिस्टर्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं और फिर हमको सब में करंट मिल जाएगा। अब कैसे फाइंड करें वो वोल्टेज, तो इसके लिए तुम यूज करना केसीएल, या देखो इसको हम लोग बोलते हैं नोडल एनालिसिस भी। नोडल एनालिसिस जो आपको अगर थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो तो, अगर याद हो तो, नोडल एनालिसिस हमको ये नहीं पता है कि कौन से रेसिस्टर में करंट किस तरफ है, मतलब कि ये जो आपका 2 ओम वाला है इसमें करंट ए से डी है, ये जो आपका 4 ओम वाला है इसमें बी से डी है कि डी से बी है, हमको कुछ पता नहीं है। तो हमने तुमको पहले भी बताया था और मैं फिर से बोलता हूँ कि जब भी ऐसा तुमको शंका है तो मान लेना कि जिस नोड का वोल्टेज चाहिए ना, हर तरफ से करंट उस नोड पे आ ही रहा था। जैसे मान लेना कि इधर से भी करंट आ रहा था, इसको मैंने नाम दे दिया I1, इधर से भी करंट आ रहा था, इसको नाम दे दो I2, इधर से भी करंट आ रहा था, इसको नाम दे दो I3। तो हमको पता नहीं है कि किस तरफ करंट जा रहा था, तो हमने बस मान लिया कि हर तरफ से उस नोड पे आ रहा था। अब हो सकता है कि आपने जो करंट का डायरेक्शन माना हो वो गलती भी हो, तो आपका आंसर में वो माइनस आ जाएगा। तो अगर कहीं करंट का वैल्यू माइनस में आया है मतलब कि आपका आंसर सही है, बस आपने जो डायरेक्शन माना था उसके जस्ट अपोजिट एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन है। तो हम लोग अब यूज केसीएल, इसको हम लोग बोलते हैं नोडल एनालिसिस। इसको तुम लोग याद रखना, इससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बहुत टफ क्वेश्चन इससे आसान हो जाता है। यूज केसीएल एट नोड डी, यूज केसीएल एट नोड डी। तो हमने नोड डी पे केसीएल यूज किया, तो हमने क्या माना है कि इस नोड डी पे हर तरफ से करंट आ रहा था, और हमने अभी जस्ट सीखा कि जितना आ रहा था उतना ही जा रहा होगा। अब जा कुछ नहीं रहा है, जा रहा है जीरो, सब आ ही रहा है, जा रहा है जीरो, तो जो आ रहा है वो भी होना चाहिए जीरो। I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो जा रहा था जीरो, तो जो आ रहा था उसका भी समेशन होना पड़ेगा आपका जीरो। ओके, बस ये लॉ आप लोग यूज करना। यहाँ से आपको करेंट का वैल्यू अगर माइनस में मिल गया तो समझना क्या कि जो हमने डिरेक्शन माना था एक्चुअल में उसके जस्ट उल्टा होगा। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लोग यूज करेंगे, और हम अपना काम क्या है, अपना काम है वो वोल्टेज एक्स फाइंड करना। अब क्या है देखो यहाँ पे, ये I1 क्या है, करेंट इन 2 ओम, करेंट इन 2 ओम। अब फ्रॉम ओम्स लॉ करेंट क्या होगा, करेंट इन 2 ओम इज उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाय उसका रेसिस्टेंस। ओके, अब हमने माना है क्या कि करंट आ रहा है ए से डी, मतलब कि मेरा ए है एट हाई पोटेंशियल और डी है एट लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा 20 माइनस एक्स। तो मैंने लिख दिया 20 माइनस एक्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम एंड बाई उसका रेसिस्टेंस 2। तो ये हमको मिल गया I1, 20 माइनस एक्स बाई 2 इज द I1, प्लस ऐसे ही आप लिखो I2। तो क्या होगा I2 देखो, 5 माइनस एक्स बाई 4 प्लस ऐसा ही आप लिख दो I3। तो फॉर I3 देखो तो इस ये जो आपका पॉइंट सी था इसका है पोटेंशियल जीरो, और मैंने करंट माना है कि आपका सी से डी की तरफ ही जा रहा था, मतलब ये मेरा जो सी था वो था एट हाई पोटेंशियल और उसको मैंने अर्थ कर दिया है तो उसका वोल्टेज हो गया जीरो, तो मैंने उसको लिख दिया जीरो माइनस इस डी का एक्स। तो जीरो माइनस एक्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही लेना होता है, और बाई टू उसका रेजिस्टेंस। अभी हमको मिल गया है I1 I2 और I3, और इसको तुम कर दो जीरो। अब बस यहाँ से सॉल्व करो, तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 4 और 2 का एलसीएम आने वाला है 4। मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स 20 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स एंड प्लस 2 टाइम्स माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करो तुम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा 40 माइनस 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू जीरो। तो 40 प्लस 5 आपका हो जाएगा 45 इक्वल टू 2x माइनस एक्स आपका 5x। तो यहाँ से x आ जाएगा 9 वोल्ट, मतलब वो जो आपका नोड डी था ना उसका वोल्टेज है 9 वोल्ट। अब आपसे क्वेश्चन में सिर्फ उस नोड डी का भी वोल्टेज पूछ सकता था, बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे ही करते, नोडल जो था आपका एनालिसिस और केसीएल का यूज करके आप लोग ऐसे ही करते। तो हमने उस नोड डी का वोल्टेज फाइंड कर लिया 9 वोल्ट। अब हमको तो फाइंड करना था करेंट, तो बस हो गया। जहाँ पे है करेंट आपका I1 वहां पे लिख दो 20 माइनस एक्स बाई टू। तो अब हम यहाँ से लिख देंगे कि I1 इक्वल टू, मैं यहीं पे लिखता हूँ, I1 इक्वल टू 20 माइनस एक्स बाई टू। तो 20 माइनस एक्स आपका आ गया है 9 एंड बाई टू।
तो 20 - 9/2 11/2 एम्पियर। तो ये आपका वैल्यू प्लस में आ गया है। I1 प्लस में आया, मतलब जो आपने माना है डायरेक्शन वो सही है, वो करंट आपका ए से डी ही होगा, ए टू डी। अब फाइन कर लो I2। तो I2 का वैल्यू था 5 - x, तो 5 - 9/4। देखो तो ये आपका आ जाएगा -4/4, और ये आपका आ रहा है -1 एम्पियर। तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि आपने जिस तरफ माना है उसके जस्ट अपोजिट है, तो इसमें जो करंट होगा आपका I2 हो जाएगा 1 एम्पियर। और कहां से कहां तक आपने माना था, बी से डी, लेकिन होगा एक्चुअल में डी टू बी। तो ये आंसर हुआ सही। ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो I3। तो I3 कितना आया था, 0 - x/2। 0 - x, तो 0 - 9/2। तो यहाँ पर आ जाएगा -9/2 एम्पियर। और माइनस का मतलब क्या कि आपने जिस तरफ माना था उसके जस्ट अपोजिट था। तो करेंट का वैल्यू होगा 9/2 एम्पियर, और आपने माना था सी से डी, तो एक्चुअल में होगा ये D2C। अब ये आंसर तुम्हारा सही आ गया। मतलब क्या कि मेरे हमने जो करंट का साइन देखे क्या होता है कि I1 उस नोड डी पे आ रहा था और I2 और I3 उस नोड से जा रहा था। अब देखो तो ये दोनों करंट का वैल्यू, मतलब ये जो जो आपका जा रहा है I2 और I3, उसका वैल्यू मिला के I1 जो आ रहा था उसके बराबर होना चाहिए। तो देखो 1 + 9/2 करना आपका 11/2 ही आएगा। तो आपने जो सॉल्व किया वो सब सही है। इसमें कुछ डाउट किसी को? हाँ हम बता रहे हैं, हम सुन लिए। तुम्हारा कहना है कि रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में क्या अंतर है। बहुत सही क्वेश्चन है भाई, बहुत सही। देख, हम हैं, हम एक इंसान है, मान ले कि हम हैं रेसिस्टर। क्या है? हम हैं, हम हैं रेसिस्टर। वो एक डिवाइस होता है, और मेरा क्षमता, मेरा कैपेसिटी जो है करंट को अपोज करने का, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। समझा? तो किसी, जो भी आपके, हाँ जो भी आपका है ना, कंडक्टर या कोई भी ऐसा चीज होता है, मेरा अप्लायंस होता है, तो उसका, उसके अंदर कुछ होता है रेसिस्टर, और वो कितना ज्यादा अपोज कर सकता है, उसका क्षमता क्या है, वो हो गया रेसिस्टेंस। समझा? हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, तो हम सब हैं रेसिस्टर। अब सबके अंदर किसी भी रोग को रोकने का कुछ अपना अपना उसका रेसिस्टेंस है, तो वो अपना अपना सबका होता है क्वालिटी। पक्का? ये होमवर्क है, इसमें भी तुम्हारा सेम काम है, फाइंड करेंट इन ईच रेसिस्टर, इन ईच रेसिस्टर। और ऐसा ही सेम तरह होता है फॉर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एक तुम्हारा डिवाइस होता है, और उसमें जो चार्ज स्टोर करने का क्षमता होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है? तो ये तुम लोग होमवर्क कर लेना। तो केसीएल हम लोग तो सीख लिए, केसीएल का बेसिक आइडिया। अभी फिलहाल हमको इसका सर्किट में और भी यूज करना है हमको, तो हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखते हैं हम सेकेंड लॉ, जो कि आपका है केवीएल। चलो अब देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड लॉ, या जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है केवीएल। ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द algebraic summation of the change in potential, the algebraic summation of the change in potential, या आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हो, या इसको आप वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हो। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द algebraic सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज जीरो। ये आपका लॉ तभी वैलिड होगा जब आपके पास क्लोज लूप हो। क्लोज लूप का मतलब ये हुआ, आप जहां से पहुंचे थे वहीं पे आपको, जैसे मान लो कि जहां से आपने स्टार्ट किया था, आप इस पॉइंट ए से या नोड ए से स्टार्ट किए थे, तो आपको फिर यहीं पे पहुंचना होगा वापस। तो आपके पास जहां भी क्लोज लूप दिखे तभी आप केवीएल यूज कर सकते हो। ये इसका एक पहला इंपॉर्टेंट बात है। उस समेशन ऑफ ऑल द, समेशन ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल, समेशन ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल या फिर वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज जीरो। ओके? अब इस लॉ को यूज करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग साइन लेते हैं। ठीक है? तो हमने ये मान के रखा है, हो सकता है कहीं पे आपको और भी इसके अपोजिट भी साइन कन्वेंशन आपको दिख सकता है, लेकिन हम लोग ये फॉलो करेंगे। ठीक है? इसमें कोई वो नहीं है, खराबी नहीं है। आप लोग ये लॉ फॉलो करना, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये बोला है। बहुत सारे बुक में भी आपको यही दिया रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ बुक में इसके
अपोजिट भी दिया रहे तो आप उसको मत ध्यान देना, आप यही देखना। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से, और ये जो देखो, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं डीसी सर्किट का, तो इसमें क्या आएगा, मेरा जो डीसी सर्किट में या तो आने वाला है बैटरी या फिर सेल या फिर आएगा रेसिस्टेंस। तो हमको इसी सिर्फ दो में सीखना है कि कैसे हम लेंगे साइन कन्वेंशन। तो पहला पॉइंट हमने लिया है फॉर रेसिस्टर या फिर फॉर रेसिस्टेंस, द चेंज इन पोटेंशियल इन ट्रेवर्सिंग अ रेसिस्टेंस इन द डिरेक्शन ऑफ करेंट इज माइनस आई आर, while opposite to the direction of current is plus IR। ये एक रूल है। इस रूल के हिसाब से आप अगर किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस, आप अगर उसके करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, करंट के डायरेक्शन में, जैसे देखो यहाँ पे करंट कहाँ है, यहाँ पे करंट था फ्रॉम ए टू बी, तो आप अगर एक ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि आपको ए से बी जाना पड़ रहा है, आपको ए से बी जाना पड़ रहा है, इस केस में जो हम लोग यहाँ पे सबका अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल कर रहे थे, उस केस में आपको इस रेसिस्टेंस के लिए लेना होगा माइनस आई आर, आपको इस रेसिस्टेंस के लिए लेना पड़ेगा माइनस आई आर। तो सिंपल सी कहानी है कि हम अगर करेंट के तरफ जा रहे थे तो हम लेंगे माइनस आई आर। ये है क्या, माइनस आई आर इज नथिंग बट उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। और माइनस साइन हमने क्यों लिया है, अच्छा माइनस साइन के लिए जैसे एक कन्वेंशन है, आप हमको बोलो तो हम आप इस मतलब कि मैं आपको समझा भी सकता हूँ कि मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया है। देखो कैसे लिया, कि हम जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, हम जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि करेंट इन अ रेसिस्टर इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप ए से बी जा रहे हो, मतलब कि आप यहाँ पे लिखोगे कि चेंज इन पोटेंशियल इज वीबी माइनस वी ए, चेंज इन पोटेंशियल इज वीबी माइनस वी ए, और वी ए आपका था एट हाई पोटेंशियल और वी ए आपका है एट लो पोटेंशियल, तो वी माइनस वी ए आपका आने वाला है माइनस में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस आई है। तो आपको अगर ये समझना है तो समझना, नहीं तो बस ये याद रखना कि हम अगर करेंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका जो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल लेंगे वो हम लेंगे माइनस आई आर। अगर वही मान लो कि मेरा करेंट था फ्रॉम ए टू बी, और अगर हम जा रहे होते फ्रॉम बी टू ए, हम अगर मूव कर रहे होंगे फ्रॉम बी टू ए, तो उस केस में, इस केस में इसका जो हम लेंगे चेंज इन पोटेंशियल वो हम लेते प्लस आई आर। तो आप अगर करंट के तरफ जा रहे हो इन रेसिस्टेंस तो माइनस आई आर, करंट के उल्टा जा रहे हो तो प्लस आई आर। आप ये भी समझ सकते हो कि करंट जा रहा था ए से बी, तो ए था एट हाई पोटेंशियल और बी था एट लो पोटेंशियल, और हम जा रहे हैं बी से, हम जा रहे हैं बी से, मतलब कि हम गए हैं बाद में ए पे और पहले बी पे, तो यहाँ पे जो चेंज आपका आने वाला है तो आपका आएगा वी ए माइनस वी बी। और वी ए क्या था आपका, जो आपका ए था वो था एट हाई पोटेंशियल और बी था एट लो पोटेंशियल, तो आपका चेंज पॉजिटिव ही आने वाला था, तो मैंने आपको यहाँ पे पॉजिटिव में लिया हुआ है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, या याद रखने के लिए करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर, करंट के अपोजिट प्लस आई आर, बस ये तुम लोग याद रखना। नेक्स्ट है इन अ सेल या फिर इन अ बैटरी। ओके, तो द चेंज इन पोटेंशियल इन इन ट्रेवर्सिंग अ बैटरी या फिर अ सेल फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इज प्लस ई। मतलब कि आप मान लो कि आप अगर इस सर्किट में, एक सर्किट में आप मूव कर रहे थे फ्रॉम ए से बी, आप कर रहे हो मूव फ्रॉम ए टू बी, तो जब आप ए से बी जा रहे हो तो आपने जो सेल का, आप जब ए से बी जा रहे हो तो आप जा रहे हो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इस केस में जो इसका चेंज इन पोटेंशियल वो आप लेना माइनस ई। बस यहाँ पे हम लेंगे चेंज इन पोटेंशियल माइनस ई। आप अगर सेल में जा रहे थे उसके निगेटिव, आप अगर जा रहे हो सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब कि आप अगर मान लो कि आप हम लोग ए से बी ही जा रहे थे और हमको पहले मिला है माइनस वाला और बाद में मिला है प्लस वाला, तो यहाँ जो इसका चेंज इन पोटेंशियल होगा वो हम लेंगे प्लस ई। और ये कि हमने क्यों लिया है ये भी तुमको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जब जा रहे हो, देखो यहाँ पे ए से बी पहले केस में तो आप जा रहे हो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो चेंज आपका आएगा माइनस में। सेकंड केस में आप जा रहे हो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, तो आपका चेंज हो जाएगा प्लस में, तो वही हमने यहाँ यूज किया। हाँ, और सेल के लिए आपको करेंट का डिरेक्शन नहीं देखना है, करेंट का डिरेक्शन देखना है ओनली फॉर रेसिस्टेंस। देखो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ डिरेक्शन ऑफ करेंट, सेल के लिए आपको करंट का डायरेक्शन नहीं देखना है, उसमें बस आपको देखना है उसका पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट। बोलो, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और करने के लिए क्लियर हम एक ले रहे हैं एग्जांपल।
बड़ा रंगीन हो गए हो तुम। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो आपकी फरमाइश पे ब्लू कलर। -प्लस E3 R4, इसमें करेंट है I4। ये हमने ए मान लो, नोड ए आपका नोड बी है, ये आपका नोड सी है, ये आपका नोड डी है, ठीक है ना। ये मान लो आपका नोड ई है, और ये R4 है। R4 इज द रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस आप मान लो R1, ये R2, ये R3, इसका EMF E1, इसका EMF E2। सबका हो गया कहानी। और हमको सब में करंट का पहले से पता है डायरेक्शन। ये I1, इसमें करंट इस तरफ है, I2, ठीक है। इसमें करंट इस तरफ है, I3 ना। हो गया। देखो, तो मेरे पास ये एक क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप का नाम क्या है? ए बी सी डी ई ए। अच्छा सुनो, देखो इधर। तो केवीएल यूज करने के लिए हमेशा तुम यूज करना क्लोज लूप, और तुम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, आप चाहते तो आप पॉइंट बी से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो उस केस में होता बी सी डी ई ए बी। अब हम यहाँ पे गए हैं इन क्लॉकवाइज, आप चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते थे, मतलब कि आप ऐसा भी लिखते हैं बी ए ई डी सी बी। लेकिन जहां से आप स्टार्ट किए हो फाइनली वहां पे पहुंचना, तभी आपका वो क्लोज लूप शो करेगा, ठीक है ना। ये तुम लोग क्या समझ में? तो पहले हमने लिखा कि अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी सी डी ई ए। आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो और आप किसी भी तरफ जा सकते हो। मैंने यहाँ पे इस ए से स्टार्ट किया है और मैं जा रहा हूँ, देखो ए से बी, बी से सी, मतलब कि मैं जाऊंगा इस इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लूप को ट्रेवर्स करने वाला हूँ, इस लूप को मैं ट्रेवल करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखो सब लोग ध्यान से देखो, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, तुम लोग एक बार ध्यान से सीख लो, फिर गलती नहीं होगा, बहुत ही आसान होता है ये। तो मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और हमको जाना है इस पॉइंट बी तक। तो सबसे पहले हमको मिला है R1, सबसे पहले हमको मिला है R1, वो एक रेसिस्टेंस है। और इसमें हम जा रहे हैं जिस तरफ करंट है उस तरफ ही जा रहे हैं, तो जिस तरफ करंट जाते हैं है उस तरफ जा रहे हैं, तो हम लेंगे -IR। तो इसमें करंट -I1 और इंटू इसका रेसिस्टेंस R1, तो ले लिया मैंने -I1 R1, हो गया। उसके बाद हम जब आए तो हमको मिला ये R2, उसके बाद हमको मिला है ये R2। और हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं बी से सी, और इसमें करंट कहाँ है? इसमें करंट है सी से डी, मतलब हम जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ लेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा +I2 R2। फिर आया, उसके बाद हमको मिला ये पहला सेल, इसमें हम जा रहे हैं सी से डी, इसमें हम जा रहे हैं सी से डी। तो सी से डी जा रहे हैं, मतलब कि हम जा रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो यहाँ लेंगे -E1। उसके बाद हमको मिल गया है R3, इसमें हम जा रहे हैं along द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लेंगे माइनस में, तो -I3 R3। उसके बाद हमको मिल गया सेकेंड सेल, इसमें हम जा रहे हैं इसके निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ इसका लेंगे +E2। उसके बाद आया तो हमको मिला सेल 3, इसमें हम जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव, तो +E3। उसके बाद हमको मिल गया R4, इसमें हम जा रहे हैं along द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस में लेंगे, तो -I4 R4। अब हमने पूरा सर्किट कंप्लीट ट्रेवर्स कर लिया, पूरे सर्किट में हम घूम लिए। अब हमको कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं बचा, तो इन सब का समेसन आपका होना चाहिए इक्वल टू 0 फ्रॉम केवीएल। अब जैसे जैसे आप ये लिखते जाओगे, यहाँ से आपको मिलता है इक्वेशन, यहाँ से आपको मिलता है इक्वेशन, मतलब कि आप यहाँ से लिख सकते हो E2 एक मिनट, E2 + E3 -E1 इज इक्वल टू I1 R1 -I2 R2।
प्लस I3R3 एंड प्लस I4R4। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैंने कैसे किया। मैंने तुमको कहा कि तुम किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो या किसी भी तुम पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो और तुम किसी भी तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ए से स्टार्ट किया था और ए से और ए से स्टार्ट करके हम गए हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर इन क्लॉकवाइज सेंस। तो मैंने जब ए से स्टार्ट किया तो जो हमको पहला चीज मिला है वो मिला है R1 और हम जा रहे थे ए से बी, मतलब कि हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैंने कहा था कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लेते हैं माइनस में, तो हमने ले लिया -I1R1। फिर हमको जो सेकेंड मिला है एलिमेंट वो मिला है R2 और हम जा रहे हैं बी टू सी और इसमें करंट था सी से बी। हम जा रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लेंगे प्लस में, तो +I2R2। फिर हमको मिला है पहला सेल मिला, तो इस सेल में हम जा रहे थे सी से डी, मतलब हम जा रहे हैं इसके पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल, तो वो लेंगे माइनस में, तो -E1। ऐसे ही मैंने सब किया है, एक बार तुम चेक करो खुद से। तुमको सेल के लिए करंट का डायरेक्शन माने नहीं रखता है। सेल के लिए तुमको बस चेक करना है उसका टर्मिनल, माइनस से प्लस कि प्लस से माइनस। और करेंट तुमको चेक करना है डायरेक्शन ऑफ करेंट। मैंने साफ साफ लिखा था कि इन द सेल हम लोग ई रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करेंट काम करते हैं, समझे ना। तो सेल में तुमको करेंट का डायरेक्शन चेक नहीं करना है। देख लो एक बार, तुम चेक करो, देखो इसको। देखो इसमें मेरे को करंट फाइंड करना है कि सर्किट में कितना करंट होगा। तो ये हमने पहले भी फाइंड किया था, I बराबर E बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R से। लेकिन यहाँ पे आपने अभी केवीएल सीखा है तो आपको केवीएल यूज करके करना होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे एक ही सेल है तो वही करंट सप्लाई कर रहा होगा, और जब कोई सेल करंट सप्लाई करता है तो उसमें होता है करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैंने मान लिया कि इसमें करंट आई था। अब जो करंट यहाँ सेल से निकलेगा सब में करंट वही होने वाला है आई, सब में करंट होगा आई, ठीक है। और सेल से जितना करंट निकलेगा वापस उतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बात तुमको ध्यान रखना था। यहाँ पे जो निकला था आई तो वो वापस आ भी रहा है आई। अब तुमको यूज करना है केवीएल, तो आप नाम दो इसको ए बी सी डी ए। तो इन लूप ए बी सी डी ए हम स्टार्ट किए हैं ए से और जा रहे हैं इस तरफ। आप चाहो तो ए से स्टार्ट करके देखो, आप ए से स्टार्ट करके इस तरफ भी जा सकते हो, आपका आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ए से स्टार्ट किया और हम गए एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हमको मिला है ये 4 ओम वाला रेसिस्टेंस। तो इसमें हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो लेंगे -IR, तो -I इंटू उसका रेसिस्टेंस 4, ठीक है। उसके बाद हम जब यहाँ से आगे बढ़े तो हमको मिला 0.5 ओम वाला रेसिस्टेंस, और इसमें भी हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में ही, तो यहाँ भी लेंगे माइनस में। तो माइनस जो इसमें करंट था आई इंटू उसका रेजिस्टेंस 0.5। फिर हमको मिला सेल, और सेल में हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो लेंगे प्लस में, तो +2। और फिर मेरा सारा एलिमेंट हमने ले लिया तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखो कि ये दोनों माइनस में था तो इसको आप थोड़ा सा कर लो, इसको रीअरेंज, तो आपका हो जाएगा 4.5 आई इक्वल टू 2। तो यहाँ से आई आ जाएगा 2/4.5। अब इसको तुम सॉल्व कर लो जो भी तुम्हारा आएगा। ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 4/9 एम्पियर, 4/9 एम्पियर। तो ऐसे अपने को केवीएल यूज करना है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन कहीं आता नहीं है। तो मैंने बस तुमको समझाया कि केवीएल कैसे यूज करना है तुमको, और केवीएल तुम्हारा किस तरह से क्वेश्चन को तुम्हारा आसान बना देगा। मेनली केवीएल हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे मेरे सर्किट में एक से ज़्यादा सेल्स हो, एक से ज़्यादा बैटरी हो। वहाँ पे फिर सीरीज और पैरेलल से मेरा हो नहीं पाता। ये मेरा सीरीज और या सिंपल, ये तो दोनों सीरीज में ही था तो उससे सिंपल आसानी से हो जाता ये फॉर्मूला यूज करके। लेकिन जैसे जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल आ जाते हैं फिर आपको वहाँ पे केवीएल यूज करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, और बोर्ड्स एग्जाम में हर साल केवीएल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो केवीएल अब हम लोग और थोड़ा सीखते हैं डिटेल्स में। जब भी आप लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट यूज करना, तो देखो तो हर जगह आपका ओम्स लॉ तो वैलिड होगा ही, ओम्स लॉ आपका हमेशा वैलिड है। लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यूज करेंगे किसका, केवीएल का। केवीएल और केसीएल का दोनों मिला के आपको
यूज करना होता है, केवीएल और केसीएल दोनों मिला के, क्योंकि किसी भी नोड पे जितना करंट आ रहा था उतना करंट वहां से जाना भी आपको शो करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया बैटरी, यहाँ पे 2 ही लेके काम करते हैं, ठीक है ना। पहले पहला जो क्वेश्चन है यहाँ सिर्फ हम लेते हैं 2 बैटरी, और मेनली आईएससी बोर्ड में क्वेश्चन तुम्हारा आता है कैसा है, 2 बैटरी वाला, 2 रहेगा बैटरी और पूछता है करंट। चलो ये हमने ले लिया बैटरी, इसका ईएमएफ 6 वोल्ट, इसका ईएमएफ 5 वोल्ट, इसका 10 ओम, इसका 8 वोल्ट और इसका 4 ओम। आप क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड करेंट इन 4 ओम रेसिस्टर्स। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरा एक से ज्यादा सेल आ गया है, तो सिंपल हम लोग सीरीज और पैरेलल तो से अब हम लोग करने वाले हैं नहीं, सिंपल सी कहानी है भाई, तो कैसे करें। तो देखो मैंने तुमको क्या बोला था कि अगर बैटरी मेरा करंट सप्लाई करता है तो उस केस में उसके अंदर जो करंट होता है वो होता है निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये मान लो कि तुम्हारा सेल 1 था और ये आपका सेल 2 है। अब इस सर्किट में मेरा 2 सेल है, तो हो सकता है कि दोनों ही करंट सप्लाई कर रहा हो, या हो सकता है कि कोई एक चार्ज भी हो सकता है ना, हमको पता नहीं है। तो अगर जब आपको ऐसा पता नहीं होता है ना, तो आपके लिए सिंप्लिसिटी ये होता है कि आप मान लो कि सारा का सारा सेल करंट सप्लाई कर रहा था, सारा का सारा सेल आपका करंट सप्लाई कर रहा था, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। या आप मान लो कि वो सेल जिसका सबसे ज्यादा था ईएमएफ वो करंट सप्लाई कर रहा था, तो वहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे करना, लेकिन बस ध्यान में ये रखना है कि केसीएल उसीएल मेरा हमेशा वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वैलिड नहीं हुआ, उसने आपने कुछ गलती किया है, तो फिर आंसर गलती आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ सबसे पहले मेथड 1 से। मेथड 1 में मैं ये मानूंगा कि दोनों का दोनों सेल करंट सप्लाई कर रहा था, तो दोनों सेल अगर करंट सप्लाई करेगा तो कहाँ होगा, करंट होगा उसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ इनसाइड द सेल, मतलब इसका करंट होगा इधर कहीं I1। तो मैंने मान लिया कि जो सेल 1 सप्लाई किया करंट वो है I1, और जो सेल 2 किया है वो है आपका I2। ओके चलिए, अब ये करंट I1 इस 5 ओम में आएगा, ये करंट आपका I2 इस 10 ओम में आएगा। अब यहाँ पे एक आपको नोड मिल गया। अब इस नोड के लिए आप एक और मतलब कि अब बच्चे देखो करते क्या है कि वो माने कि इस 5 ओम में करंट हो गया है I1, इस 10 ओम में हो गया करंट I2, तो इस ये जो 4 ओम है तो वहां मान लेते हैं I3। अब आपको तीसरा वेरिएबल मानने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब पूछो कैसे। अगर हम अगर हम इसको हम अगर नोड ए मान लें, तो अगर इस नोड ए पे हम केसीएल यूज करें, केसीएल आपका हमेशा वैलिड होगा, तो इस नोड पे करंट आ रहा था I1, करंट आ रहा है I2, तो जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट पक्का यहाँ से जा भी रहा होगा, तो पक्का इस 4 ओम में आपका I1 प्लस I2 ही आएगा। हो गया बस। अब देखो कितना हुआ, मेरे पास 2 अननोन है, तो आपके पास अगर 2 अननोन है तो आपको आपको 2 इक्वेशंस लिखने होंगे। सिंपल सी कहानी ये है, अब वो इक्वेशंस लिख के आपको सॉल्व करना होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे आप लोग करते हो ना एक्स और वाई में, हो सकता है कि यहाँ पे 3 अननोन भी आ जाए एक्स वाई जेड, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको होता है गाइडलाइंस। जितने अननोन से उतने आप इक्वेशन लिखो, वो आपको केसीएल और केवीएल से ही मिलेंगे। हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे उतना और अपना कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। चलो अब हो सकता है कि हमने जो करंट का डायरेक्शन माना है वो सही नहीं भी हो, हमको कोई कुछ पता नहीं है, बस हमने अपने मन से मान लिया है। अब देखो तो नो ए पॉइंट मैंने ए माना था, अच्छा ए पॉइंट मैंने ए माना है, इसको मान लो आप बी, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो। अब हम मेरे पास 2 अननोन है, हमको 2 चाहिए इक्वेशन, और आप केवीएल से इक्वेशन लिख सकते हो। अब देखो तो इस क्वेश्चन में अपने पास 3 लूप है, एक ये वाला, ये 2 छोटा छोटा और एक आपका लार्ज लूप। तो आपको लार्ज मतलब कि ये पूरा पूरा जो A, F, A, B, C, D, E, F, अब आपको 2 ही लिखना है इक्वेशन, तो आप ये 2 छोटा वाला लूप ही ले लो। तो मैंने पहले लिया कि अप्लाई केवीएल इन F, A, D, E, F, ये लूप देखो। और हम इसमें जा रहे हैं, F से स्टार्ट किया है और हम गए हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमको मिला है 5 ओम, और हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लिखेंगे -5I1। अब मैं थोड़ा करूंगा जल्दी जल्दी, सब लोग इसको ध्यान से देखना। फिर उसके बाद हम आ गए तो हमको मिला 4 ओम, 4 ओम में हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फिर से, तो हो जाएगा -4I1 प्लस I2। एक बार तुम लोग ध्यान से
देखते रहना कि मैंने सही किया कि नहीं किया है। और फिर हम जब यहाँ से आगे बढ़े तो हमको मिल गया है सेल, और सेल में हम जा रहे हैं इसके माइनस से प्लस, तो लेंगे प्लस, तो प्लस 6 वोल्ट इक्वल टू जीरो। अब इसको आप कर लो सिंप्लीफाई, यहाँ से जाएगा -5i1 -4i1 -4i2 +6 वोल्ट इक्वल टू जीरो। आप इसको और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 9i1 +4i2। सब लोग इसको एक बार ध्यान से चेक करते रहना। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1। अब हमको एक और चाहिए इक्वेशन, तो मैंने जो सेकेंड छोटा वाला लूप था उसमें मैं अब केवीएल अप्लाई करूंगा। अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी सी डी ए। ठीक है, मतलब मैंने ए से स्टार्ट किया है और मैं जा रहा हूँ इस तरफ फिर से इन क्लॉकवाइज। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। आप घर पे करना प्रैक्टिस। अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक बार लूँ क्लॉकवाइज और एक बार लूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो आप उसको ट्राई करना फॉर प्रैक्टिस। तो ए बी सी डी ए में देखो जरा, मैं इसको, हाँ ए बी सी डी ए में, ठीक है। तो ए से बी हम गए, जब हम ए से बी गए तो हमको सबसे पहले मिला है 10 ओम का रेसिस्टेंस, और इसमें हम जा रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट, तो हम लोग लेंगे प्लस में, तो आपका हो जाएगा +10i2। फिर हमको मिला बैटरी, इसमें हम जा रहे थे इसके पॉजिटिव से निगेटिव, तो लेंगे माइनस में, तो -8। फिर हम वहां से हम चले आगे तो हमको मिला 4 ओम, और हम जा रहे हैं इस तरफ, मतलब हम जा रहे हैं करेंट के अपोजिट में, तो फिर से लेंगे प्लस, तो +4i1 + i2 इक्वल टू जीरो। अब इसको फिर से तुम कर लो सिंप्लीफाइड। अब तुम चाहो तो देखो, इसमें सब में दो कॉमन है, तो आप उसको दो कॉमन लेके आप हटा भी सकते हो। तो ये सिंपली आपका आ जाएगा 5i2 -4, और यहाँ से आ जाएगा +2i1 +2i2 इक्वल टू जीरो। या फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 4 इक्वल टू 7i2 +2i1। अब देखो तो मेरे पास दो अननोन और दो इक्वेशन, जल्दी से अब क्या तुम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? एक बार तुम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करो, कितना आता है वैल्यू ऑफ i1 और i2, जल्दी। हाँ कितना आया? हाँ हेलो हेलो, सुन रहा हूँ मैं। i1 आया 2/3 एम्पियर, और i2? हाँ, और i2? तो अपना जो आंसर आया है वो है i1 इक्वल टू 26/55, और i2 आया है 24/55 एम्पियर। दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब आपने जो करंट का माना था डायरेक्शन वो सही आया था। और क्वेश्चन क्या था मेरा, देखो क्वेश्चन था कि फाइंड करंट इन 4 एम्पियर। क्वेश्चन था करंट इन 4 एम्पियर, तो करंट इन 4, सॉरी 4 ओम, करंट इन 4 ओम आपका हो जाएगा i1 + i2। तो तुम इन दोनों को ऐड करना, तो तुम्हारा आ जाएगा 50/55। या आप इसको 10/11 लिख सकते हो, 10/11 एम्पियर। तो ये तुम्हारा आता है करेंट इन 4 ओम, ठीक है ना? ओके। अब चलो इसी क्वेश्चन को हम जा रहे हैं सॉल्व करने सेकेंड मेथड से। मतलब जहां पे हम करेंट सिर्फ एक सेल से ही निकालेंगे। यहाँ पे क्या था कि करेंट हमने दोनों सेल से निकाला था, और ऐसा हमको दिख गया कि दोनों ही सेल आपका सप्लाई कर रहा है करंट, ठीक है। लेकिन चलो मान के चलते हैं कि एक सेल ने ही करंट सप्लाई किया है, तो उस केस में कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो इस बार हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम, कि करंट निकला है ओनली फ्रॉम 8 वोल्ट सेल, जो आपका था। तो हमने बोला कि यहां से करंट निकला आपका कुछ ऐसा आई, इस सेल से करंट निकला आई, ठीक है। तो इस सेल से करंट निकला आई आई आई, तो यहाँ पे भी आया करंट आई। अब यहां से दो रास्ता, अब यहां से दो रास्ता, तो मान लीजिए यहाँ करंट अगर गया है i1, तो फ्रॉम केसीएल यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पक्का जाएगा i-i1, है ना? देखो, क्योंकि इस नोड ए पे जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट जाना चाहिए, तो अगर करंट आ रहा था आई, तो वहां से जाना भी चाहिए कितना आई, तो i-i1 + i1 आपका आई ही आने वाला है। तो आपको केसीएल केवीएल सब चीज यूज करके करना होगा। अब ये यहाँ से i-i1 आया, अब ये i-i1 यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगा, और इधर से आपका आएगा i1। एक मिनट रुक जाओ, ये जो तुम्हारा i है
इसको लिखो ऊपर, इस तुम आई को लिखो ऊपर में, यहाँ पे लिखो, और आई वन। तो देखो यहाँ से आ रहा है अपना आई माइनस, सॉरी यहाँ से आ रहा था आई वन, और इस तरफ से आ रहा है आई माइनस आई वन, तो फिर इस नोड डी पे जितना आ रहा था उतना ही जाएगा। तो यहाँ से फिर आपका ये आई यहाँ से चला जाएगा। तो सेल से जितना करंट निकला सेल में उतना ही करंट वापस आ गया। तो ये आपका इस बार मतलब हमने सही किया है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, गलती आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये माना कि मेरा करंट जो सप्लाई कर रहा है वो सिर्फ 8 वोल्ट वाला सेल ही कर रहा था। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से अपने पास दो अननोन है, ये आई और आई वन। तो अपने पास, तो अपने को फिर से चाहिए क्या, हमको चाहिए दो इक्वेशंस। तो वही यूज कर लो, एक बार ये और एक बार ये लूप। तो हमने किया कि अप्लाई केवीएल इन लूप बी ए डी सी ए, बी ए डी सी ए। तो हम जब बी से स्टार्ट किए और ए की तरफ गए तो सबसे पहले हमको मिला 10 ओम का रेजिस्टेंस, और हम जा रहे हैं उसमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो लिया मैंने -10 आई। फिर हमको मिला है 4 ओम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -4 I1। उसके बाद हमको मिला है बैटरी माइनस से प्लस, तो प्लस इक्वल टू 0। 2 कॉमन काट दो और फिर करो इसको रीअरेंज, तो हो जाएगा 4 इक्वल टू 2I1 प्लस 5I, इक्वेशन 1। अब दो था अननोन, दो ठो, तो हमको दो चाहिए इक्वेशन। तो एक बार हम करेंगे यूज केवीएल इन ए एफ, ए एफ ई डी ए। आप चाहो तो वो जो आपका लार्ज लूप है आप उसमें भी कर सकते हो, बी ए एफ ई डी सी बी में। हमने यहाँ पे दो छोटा वाला लूप में ही लिया है। तो इसमें मैं फिर से लिखता हूँ इक्वेशन क्या आ रहा है। तो स्टार्ट किए हम कहाँ से, ए से स्टार्ट किए हैं और गए हैं एफ के तरफ। तो सबसे पहले हमको मिला है 5 ओम, और उसमें हम जा रहे हैं करेंट के तरफ, तो माइनस लेंगे, तो -5I माइनस I1। फिर हमको मिला बैटरी, हम उसमें जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो माइनस लेंगे, -6। फिर हमको मिल गया है 4 ओम का रेसिस्टेंस, इसमें हम जा रहे थे अपोजिट टू द डायरेक्शन करंट, तो लेंगे प्लस में, +4I1 इक्वल टू 0। फिर से इसको कर लो तुम रीअरेंज, दो अननोन दो इक्वेशन, -5I प्लस 5I1 -6 प्लस 4I1 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 6 इक्वल टू 9I1 माइनस 5I इक्वल टू 0। चलो दो इक्वेशन सॉल्व करो जल्दी से। चलो तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद I1 का वैल्यू आया है 10/11 एम्पियर, और I2 का वैल्यू आया है 24/55 एम्पियर। अब देखो चेक करो तो क्या था, ये जो मेरा यहाँ पे हमने इस बार I लिया था वो था करेंट इन 10 ओम। तो I इक्वल टू करेंट इन 10 ओम, वो कितना आया है, वो आपका आया है 24/55 ओम, सॉरी एम्पियर। I1 जो था वो मेरा था करेंट इन 4 ओम, तो वो आया है 10/11 एम्पियर। आप अगर चाहते हो करंट फाइंड करना करेंट इन 5 ओम, तो आपका आ जाएगा I माइनस I1, तो आपका हो जाएगा I कितना है, I था 24/55, 24/55 हाँ माइनस 10/11। तो यहाँ से इस बार आ जाएगा आपका -26/55 एम्पियर। हाँ, अब इस आंसर को तुम जो हम लोग पिछले लास्ट मेथड से सॉल्व किए थे उससे कंपेयर करो। देखो तो वहां पे जो I1 था ना वो था करेंट इन 5 ओम, तो वहां पे देखो आया था I1 आपका जो आया था वो 26 आया था, 26/55 एम्पियर आया था ना, I1 इक्वल टू 26/55। देखो यहाँ पे आपका आया है करेंट इन 5 ओम -26/55। ये माइनस साइन इसलिए आया कि हमने करेंट का जो माना है डायरेक्शन एक्चुअल में उससे अपोजिट में है, जो कि लास्ट केस में हमने जो मान के किया था। सिमिलरली लास्ट केस से हमने सॉल्व किया था कि करेंट इन 4 ओम इज, देखो 10/11 एम्पियर, तो यहाँ भी वही आया है 10/11 एम्पियर। करेंट इन 10 ओम जो आपका था लास्ट केस में I2 वो आया था 24/55। यहाँ पे इस बार हमने उसको I माना था, तो वो भी आपका 24/55 एम्पियर ही आया है।
तो पिछले क्वेश्चन जो पिछला मेथड था उससे हमने आंसर को कंपेयर कर लिया, दोनों का आंसर सेम आया। तो वही मैंने बोला कि आपको जैसे मन करे आप वैसे सॉल्व करना, दोनों सेल से आप करेंट निकालो या किसी एक से निकालो, आसान ये होता है कि आप दोनों सेल से निकालो। तो आपका ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। बस सिंपल सी कहानी ये है, मैंने दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बता दिया। अब मैं कुछ आपको देता हूँ होमवर्क, तुम लोग उसको घर पे करना प्रैक्टिस। फिर जब कंसेप्ट इस पे क्लियर हो जाएगा तो हम लोग कुछ और भी एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ये दो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना घर पे। पहले वाले के मैं तुमको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में 3 बैटरी है, तो आप तीनों बैटरी से भी करंट आप निकाल सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। आप चाहो तो तीनों से आप करंट निकाल लो, आपका आंसर सही ही आएगा। जब तक आप केसीएल और केवीएल यूज कर रहे हो आपका आंसर गलती नहीं आ सकता है। मतलब कि इसका कहना था कि आप यहाँ से मान लो कि करंट निकला I1, यहाँ से आप करंट निकाल लो I2, और यहाँ से आप करंट निकाल लो I3। उस केस में क्या होगा कि इस ये आपका अगर नोड ए है तो इस पे I1 I2 और I3 तीनों आ रहा था, तो यहाँ से आपका एक जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। और फिर 3 अननोन, तो एक हमको मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 से, और 2 आपको मिल जाएगा फ्रॉम केवीएल। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। या देखो हम क्या बोलेंगे कि तुम लोग कैसे करना, वो ज्यादा हमको अच्छा लगता है, तुम लोग को जो अच्छा लगे तुम वैसे करना। तुम मानना कि इस सेल जो 6 वोल्ट वाला था उससे करंट निकला है I1, ये जो सेल आपका था 8 वोल्ट वाला यहाँ से करंट निकला है I2, और ये दोनों करंट देखो यहाँ से आया है I1 और यहाँ से आया है I2, और इस नोड पे जितना करंट आ रहा था उतना करंट जा रहा था, तो इधर से आपका I1 प्लस I2 जा रहा था। तो I3 के बजाय आप सीधे यहाँ पे लिख देना I1 प्लस I2। और फिर आपके पास दो अननोन, अब सिर्फ आपको चाहिए दो इक्वेशन। अब कुछ लोग को ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पे 10 वोल्ट वाला सेल का सबसे ज्यादा ईएमएफ था, तो वो करंट क्यों नहीं सप्लाई करेगा। तो वो भी कर सकता है, हमको पता नहीं है, तो आप वो भी मान के कर सकते हो। देखो कैसे, मतलब कि आप मान सकते हो कि मेरा जो 10 वोल्ट वाला था उसी ने करंट सप्लाई किया, तो ये 10 वोल्ट, ये 4 ओम। तो फिर हम मानते हैं कि इससे करंट निकला यहाँ से आई, ये जो अपना 10 वोल्ट था वहां से करंट निकला आई, और मान लो इधर गया है I1, तो फिर यहाँ जाएगा कितना I-I1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको 3 मेथड, 3 तरीका बता दिया, जो आपको अच्छा लगे आप लोग वैसे सॉल्व करना। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ कि आंसर क्या आएगा। आंसर एक में आएगा 5/11 एम्पियर, ये है करेंट का डायरेक्शन। तो ये मेरे ख्याल से आएगा इसमें आपका, ये 4 ओम वाले में आएगा। एक आपका आएगा 1/55 एम्पियर, लेफ्ट टू राइट, और एक में आएगा 24/55 एम्पियर, राइट टू लेफ्ट। तो तुम लोग आंसर चेक करना, सॉल्व करना इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अगर नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे।